बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक आया है। वो कनाडा में मौजूद थे। उनके साहबजादे ने बताया कि मौलाना साहब को हार्ट अटैक आया है, उनको तकलीफ़ हुई, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफ़ा अता फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द सेहत याब करे ताकि वो दीन की खिदमत जारी रख सकें। और मौलाना साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। इस्लाम के लिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस्लाम से रुशनास करवाया और बहुत सारे लोगों को इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी बातें बताईं। बहुत कुछ मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मौलाना साहब से सीखा। मैंने ख़ुद भी बहुत सारे उलमा से सीखा है, उनमें से मौलाना साहब से भी सीखा है। गो कि मैं उन्हें कभी मिल नहीं पाया, कभी भी आज तक मेरी बिलमुशाफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको सुना है बाज़ औक़ात जब मौका मिला तो मैंने उनसे सीखा है, इसलिए वो एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुजारिश है, दरख्वास्त है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए और वो ये खिदमत जो कर रहे हैं वो जारी रखें और अल्लाह ताला जो वो खिदमत कर रहे हैं उसका अजर भी उनको ज़्यादा अता फ़रमाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा मौलाना साहब के लिए। दूसरी जानिब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी 15वीं, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीब की है। मायूस कुन क्राउड था, बड़ी तादाद में लोग नहीं आ पाए और ये गुज़िश्ता चंद सालों से हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुकड़ती चली गई है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और बाकी जगहों पे ये बहुत नीचे गई है। सिर्फ़ एक इलाका ऐसा है गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे कुछ थोड़ा सा, या आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पीपल्स पार्टी ने PMLN से बेहतर परफॉर्म किया है। PTI के तो वो फिर भी करीब नहीं आए, लेकिन पीपल्स पार्टी लगातार जो कमज़ोर हुई है उसकी वजह आसिफ अली ज़रदारी और उनकी पॉलिसियाँ थी पहले, और उसके बाद सारी उम्मीदें वाबस्ता थी बिलावल ज़रदारी से। लेकिन बिलावल ज़रदारी ने इक़्तिदार मिलने के बाद जिस भोंडे अंदाज में अपने आप को एक्सपोज़ किया है और जिस तरह वो वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, जिस तरह वो हर चीज़ अपने खाते में डाल लेते हैं अच्छी चीज़, और हर बुरी चीज़ जो है वो किसी और के खाते में डाल लेते हैं, ज़िम्मेदारी ले नहीं पाते, हौसला नहीं है, हिम्मत के साथ चीज़ों का सामना नहीं कर पाते, तो वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही जो उनकी वालदा में थी। तो उसकी वजह से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है और पार्टी के जो लोग हैं वो बार बार वार्न भी करते हैं। अजीबोगरीब किस्म के इत्तेहाद बनाए हैं, यानी PMLN जिन्होंने हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ज़्यादती की, उनके साथ इत्तेहाद बनाया और उनसे बार बार मार खाने के बावजूद उनके साथ इत्तेहाद बनाए रखा। पार्टी के अपने लोग वार्न भी कर रहे हो, मैं आपको वार्निंग अभी सुनाता हूँ। लेकिन पहले बिलावल की जो तकरीर थी, उस तकरीर में एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, बिलावल ज़रदारी ने फरमाया कि बिल्कुल जैसे परवेज़ मुशर्रफ गुमनाम हो गए ना, या एक ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है जो गायब हो गया मंजर से, ऐसे ही इमरान खान भी गायब हो गया। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, एक फ़ौजी जनरल थे, और उनके खिलाफ जब तहरीक चल रही थी तो पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और इमरान खान भी उस तहरीक का हिस्सा थे। इमरान खान साहब के पास एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक जमहूरी सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, और इस जमात के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक तरह से तो बिलावल ने ठीक कहा, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में पार्टीज़ इकट्ठी हो गई थी, वैसे ही इमरान खान के खिलाफ भी बहुत बड़ी तादाद में पार्टीज़ इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन दोनों का अंजाम एक जैसा हो नहीं सकता। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने पूरे सियासी करियर के अंदर जब वो रिटायर हुए तो वो सिर्फ एक MNA अपना बनवा पाए, वो भी चित्राल से, जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो हर गुजरते वक्त के साथ उनकी सियासी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। पहले उन्होंने चंद सीटें ली, फिर उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाई, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई, और इस वक्त वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं वो 70 से 80% इलेक्शन जीत जाते हैं। यानी उनके आगे आगे लग के सारी पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही हैं और इंतखाबात से, जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है इंतखाबात लड़ना, इंतखाबात से फ़रार हासिल कर रही हैं। यानी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से दोबारा फ़रार हासिल किया है, कराची में बल्दियाती इंतखाबात से फ़रार हासिल कर रही हैं, ज़िमनी इंतखाबात से फ़रार हासिल कर रही हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर ना करके, और जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें इमरान खान साहब ने 80% कामयाबी के झंडे गाड़े हैं।
तो ये बिलावल जरदारी साहब को एक गलत फहमी है कि परवेज़ मुशर्रफ में और इमरान खान साहब में वो कोई यकसानियत तलाश कर पाएंगे। हाँ, एक ही चीज़ यकसा है कि ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गई थी, इसी तरह ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई हैं। बाकी और कोई चीज़ मुश्तरका नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे और जब वो सियासतदान बनकर आए तो वो बहुत नाकाम हुए। इमरान खान साहब जो हैं वो एक सियासतदान हैं, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जदोजहद भी की हुई है और इमरान खान साहब हर गुजरते वक्त के साथ ज़्यादा मकबूलियत हासिल करते चले जा रहे हैं। दूसरा, बिलावल ने जिस तरह वो कहते हैं पहले कांपे टांग गई फिर आसमान से सलाब उतरा है, इस दफ़ा जिस तरह की वो बातें अजीबोगरीब किस्म की कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी ज़बान का मसला है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बिलावल से, और क्योंकि वो अंग्रेज़ी में सोचते हैं फिर उसको उर्दू में बोलते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उर्दू में सोचता हूँ तो मुझे जब पंजाबी भी बोलनी होती है तो उर्दू में सोचता हूँ और पंजाबी बोलता हूँ, या उर्दू में सोचता हूँ और कोई और ज़ुबान या अंग्रेज़ी या कुछ भी मैं बोलना चाहूँ तो मैं पहले उर्दू में सोचता हूँ और फिर बोलता हूँ। इसी तरह बाज़ लोग अंग्रेज़ी में सोचते हैं, कभी उनको उर्दू बोलनी पड़े, सिंधी बोलनी पड़े, पश्तो बोलनी पड़े, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो बिलावल को इतना मार्जिन तो देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोट की वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत वाले दिन बिलावल जरदारी बजाय इसके कि वो बात कर रहे होते अपनी वालिदा मोहतरमा के ऊपर, उन्होंने ज़्यादा वक्त बात की है इमरान खान के ऊपर। यानी अगर इमरान खान इतनी ही गैर मुतअल्लिका चीज़ हो चुके हैं और अब माजी का एक किस्सा बन गए हैं, तो बिलावल अपनी वालिदा का तस्करा करते रहते। उन्होंने बहुत कम तस्करा किया लेकिन वो इमरान खान का तस्करा ज़्यादा करते रहे। इसका मतलब है जो भी बात करता है, जो भी, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं, कोई भी बात करता है वो इमरान खान की बात किए बगैर रह नहीं सकता। पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, लफ्ज़ इमरान खान का इस्तेमाल वहाँ पे ज़रूर होगा और 100% होगा। तो ये कहना कि इमरान खान इर्रेलेवेंट है, तो वो बिलावल की अपनी तकरीर में पता चल रहा है कि वो इर्रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, बिलावल बार बार अपने और अपने वालिद साहब के ऊपर वो इल्ज़ामात लेने की कोशिश करते हैं जो इमरान खान साहब डालते हैं कि बैरूनी और अंदरूनी साजिश। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बैरूनी और अंदरूनी साजिश का एक हिस्सा वाकई में आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने ख़रीद फ़रोख्त की, सिंध हाउस के अंदर मंडियाँ लगाई, होटलों के अंदर बंदे ठहराए और अपने बंदों के ज़रिए से कंट्रोल किया और पैसा खर्च किया सिंध से ला के। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको सहूलतकारी मैसर थी पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। रजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार पाकिस्तान के इदारों में भी थे और बाहर से भी उनको आशीर्वाद हासिल थी। अब ज़रा गौर कीजिए एतजाज़ अहसन साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथी। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी मसलियत का शिकार रही तो 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी पंजाब से। पहले तो 6 सीटें जीत ली थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से हाई कोर्ट लाहौर में वो हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह मसालियत पर चलती रही तो इस बार पंजाब में 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की नई सोच थी जो नेल्सन मंडेला के जैसी सोच थी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के खिलाफ पंजाब में तकारीर की थी, इसके बावजूद हमने मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक किया, मगर नवाज शरीफ ने फिर भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस बनाया। पीपल्स पार्टी जिनके साथ मसालियत पर चल रही है वो हमारे बड़े मुखालिफ हैं, ये हमारे सगे नहीं हो सकते, ये हमारे जयालों के खिलाफ हैं और पंजाब में हमें ख़त्म कर देंगे। देखें, बात तो ठीक है, अब मुकाबला इमरान खान में और PMLN में होगा। नून लीग का मसला यह है कि वो पंजाब के अंदर किसी दूसरी जमात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नून लीग एक्चुअली मफाद परस्तों का एक टोला है, इसमें बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं बाज़, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने अपने सियासी मफाद के लिए, अपने अपने कारोबारी मफाद के लिए इकट्ठे होकर एक जमात में आ गए हैं और अब वो किसी और जमात को, क्योंकि पैसा बहुत है इनके पास, ये कारोबारी लोग हैं, तो यहाँ पे वो किसी और जमात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PTI हो। तो ये उस जमात को ख़त्म करने के लिए कभी इदारों से हाथ मिला लेते हैं, कभी एजेंसियों को साथ मिला लेते हैं, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, कभी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिला लेते हैं। तो ये ऐसा ही करते हैं, इनका ये तरीका वारदात है PMLN वालों का। अब एक और ख़बर है जो बहुत बड़ी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब की एक बात सुन लें। उन्होंने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं और 8 माह की हुकूमत 30 साल का मलबा ख़त्म नहीं कर सकती। मलबा कहते हैं जी कि जो ढेर पड़ा हो गंद का,
और उसको साफ नहीं किया जा सकता, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। 30 साल के अंदर 3 मरतबा इनका भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। इमरान खान तो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना है ना। जिस 30 साल के मलबे की ये बात कर रहे हैं, उस 30 साल के मलबे में 3 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म, 1 मरतबा यूसुफ रज़ा गिलानी, 1 मरतबा राजा परवेज़ अशरफ, वो भी आज इनके साथ ही हैं, और 1 मरतबा ये खुद हैं, और 1 मरतबा शाहिद खाकान अब्बासी, और सिर्फ 1 मरतबा इमरान खान। यानी उस 30 साल का मलबा जो ये कह रहे हैं, और उसमें शौकत अजीज़ भी हैं और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली भी हैं। वो तो डिक्टेटर का दौर है, वो तो उसको आप अलग ही कर देना। वो तो बिल्कुल, उसको तो आप 3-13 में गिना ही ना करें। डिक्टेटर का दौर है, उसको क्या आप जमहूरियत के साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो वो आप चंद साल निकाल दें बीच में से, 8-10 साल। लेकिन बाकी 30 साल का जो मलबा ये कह रहे हैं ना, उनमें से 3 मरतबा वज़ीर आज़म मलबा डालने वाला इनका भाई था, 2 मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी बरसी पे इन्होंने ये बयान दिया, और 2 वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के मजीद, और 2 वज़ीर आज़म नून लीग के मजीद, और 1 वज़ीर आज़म जो है वो PTI का। तो शहबाज शरीफ साहब खुद एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि मेरे भाई ने और मेरी इत्तेहादी जमातों ने, हमने मिलकर इस पाकिस्तान को मलबे में कन्वर्ट कर दिया है, मलबे में बदल दिया है, और ये 8 महीने की हुकूमत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। तो शहबाज शरीफ साहब, आपको किसने कहा था ये पंगा लेने के लिए? शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था 6 महीने के अंदर अगर मैंने पाकिस्तान की तकदीर ना बदल दी, ये मईशत को बिल्कुल दुरुस्त ना कर दिया सारा कुछ, तो मेरा नाम आप शहबाज शरीफ से हटाकर इमरान नियाज़ी रख दीजिएगा। तो अब क्या रखें शहबाज शरीफ साहब का नाम? ये शहबाज शरीफ साहब को खुद ही बताना चाहिए। गवादर में हालात बहुत कशीदा हो गए हैं, मैं ये खबर आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरे बलोच बहन भाइयों का कुछ छोटा गिला भी रहा है। माजी में मैं बात करता रहा हूँ इन इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि आपको और खुलकर बात करनी चाहिए थी। तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ बिल्कुल, और गिले जायज़ होते हैं। बाद औक़ात जो गिले आपके सामने आते हैं उनमें से ज़्यादातर जायज़ भी होते हैं, तो हमें वो सुनना चाहिए और अपनी तस्हीह करते रहना चाहिए। गवादर में हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज हो रहा है, और ये 2 महीने हो गए हैं जब से धरना दिया हुआ गवादर के लोगों ने। इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती, अंदर की कहानी क्या है? मैंने चंद लोगों से बात की है और मुझे वो खेल पता चला है जो गवादर के अंदर खेलने की कोशिश की जा रही है। कोस्टल हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद रही है और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी होती रही हैं। चंद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। गोली चलने की इत्तला आई है जिसमें एक पुलिस वाले को गोली भी लगी है। और बलूचिस्तान के साइरी इलाके और CPAC के मरकज़ गवादर के लिए ये अपने मुतालबात के हक़ के लिए हक दो तहरीक, यानी गवादर को हक दो तहरीक एक चल रही थी, उसका धरना 60 दिनों से जारी है। इन्होंने पहले भी धरना किया था, मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया था, इनकी शराइत मान ली गई थी, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस साल ये दोबारा धरना देने के लिए आए और 27 अक्टूबर को इन्होंने धरने का आगाज़ किया था। 5 रोज़ कबल गवादर पोर्ट रोड को भी इन्होंने बंद करके धरना दे दिया था। मुजाहिरीन से ये जो हफ्ते वाला दिन गुजरा है, सूबाई वज़ीर दाखिला ने मुज़ाकरात किए थे और एक कमेटी थी उसके साथ बातचीत करते रहे, लेकिन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला और धरना जारी रहा। एतवार और पीर को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हक दो तहरीक के धरने को ख़त्म करने के लिए इनके टेंट उखाड़ दिए और कुछ कारकुनों को और 1-2 लीडर जो छोटे लेवल के उनको गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद मंगल को सूरत कशीदा हो गई और कारकुनान का मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी रहा। और फिर उन्होंने अब बताना शुरू किया है, और जो मौलाना साहब हैं हदायतुर रहमान साहब, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की है जिसमें वो हुकूमती कार्रवाई के बारे में तफसीलात बता रहे हैं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमारे धरने पर धावा बोला और कारकुनों पर तशद्दुद किया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा अगर हम गलत हैं तो फिर आपने इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ है? यहाँ पे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई है, मोबाइल नेटवर्क हुकूमत ने वहाँ पे गवादर में बंद कर दिए हैं। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। कैदो बंद और सजाएं हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हक दो तहरीक के सरबराह ने कहा कि हम आइंदा दिनों में अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे और हमारे साथ जो कुछ हुआ उसको आवाम के सामने भी लाएंगे। अब मुतालबात इनके क्या हैं? देखिए ज़रा, ये 1-2 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जो मेन इनका मुतालबा है ना, वो है जो गवादर के आसपास मछली पकड़ते हैं माहीगीर,
वो जो समंदर का इलाका है, जो गवादर की बलूचिस्तान की मलकियत है, वो कहते हैं वहाँ पे गैर मुल्कियों के ट्रालर नहीं आने चाहिए। वो वहाँ पे मछली की नस्लकुशी कर रहे हैं, यानी खाली मछली पकड़ नहीं रहे, वो मछली की नस्लकुशी कर रहे हैं ऐसे कि वो जो ट्रेलर्स आते हैं ना, बड़े बड़े जो पकड़ने के लिए आते हैं मछली, उनके साथ ऐसे ज़बरदस्त किस्म के जाल होते हैं कि वो ज़मीन के अंदर गवादर की जो नीचे पानी के अंदर जो ज़मीन के साथ मौजूद मछली की खुराक वाली जो जगह है वो भी तबाह कर देते हैं, कोरल्स को तबाह कर देते हैं, मछलियों की अफजाइश को ख़त्म कर देते हैं, छोटी बड़ी सारी मछलियाँ पकड़ देते हैं, झाड़ू फेर देते हैं। तो उसके बाद वो इलाका मछलियों के रहने के लिए रहता नहीं है। मछलियाँ क्या करती हैं, उस इलाके से कूच कर जाती है, वो हिजरत करके किसी और इलाके में चली जाती हैं मछलियाँ, उस इलाके को छोड़ देती हैं। तो इस तरह उस इलाके के माहीगीर हमेशा के लिए मछलियों से महरूम हो जाते हैं। अगर ये माहीगीर मछली पकड़ते रहें तो जितनी मर्जी मछली पकड़ें, ये सैकड़ों सालों तक यहाँ से मछली पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये मछली का माहौल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये जो बड़े बड़े ट्रेलर्स आते हैं, ये ऐसी तबाही फेरते हैं, ऐसा झाड़ू फेरते हैं कि ये पूरा इन्वायरमेंट तबाह कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जदीद ट्रेलर्स ऐसे नहीं बने अभी तक जो मछलियों का इकोसिस्टम ख़राब ना करें और बड़ी मछलियों को पकड़ लें, ऐसे ट्रेलर्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे जानबूझकर मुझे मकामी लोगों ने बताया है कि इस किस्म के ट्रेलर्स भेजे जाते हैं जो पानी के अंदर आबी हयात को तबाह बर्बाद कर दें। उसकी वजह क्या है? अब वजह जो मुझे बताई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों के ऊपर, तलाशियाँ दिए जाने के ऊपर। फिर वो ये कहते हैं कुछ पोस्टें ऐसी जगह पे है कि हमारी ख़वातीन पे घरों में नज़र पड़ती है, स्कूलों में नज़र पड़ती है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखें, गवादर को समझें, मुझे आज कुछ लोगों ने बताया है, गवादर जो है ना, ये एक जजीरा है। इस जजीरे को ज़मीनी रास्ता अल्लाह ताला ने दिया है, पहले नहीं था। पहले इस जजीरे के और बलूचिस्तान के बीच में एक हुआ करता था पानी का रास्ता, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो ज़मीन बन गई। वहाँ से जब ज़मीन बनी, पानी ने वहाँ रेत इकट्ठी की और उससे जो ज़मीन बनी वो अब उस जजीरे के साथ जुड़ी हुई है। ये जो जजीरे का जो एरिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नेवी भी है, यहाँ पे पाकिस्तान का बेहतरीन एक पोर्ट भी बन रहा है, यहाँ पे संगार हाउसिंग सोसाइटी है एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कमर्शियल एरियाज बन रहे हैं इस जजीरे के ऊपर। और ये जो ज़मीनी रास्ता जाता है गवादर की तरफ, ये वो कीमती तरीन इलाका है गवादर का जो बलूचिस्तान को और गवादर को आपस में ऐसे अटैच करता है। ये वो इलाका है। इस इलाके के बिल्कुल बीच में गवादर की सारी आबादी बैठी हुई है, लगभग 50,000 के करीब लोग हैं। ये सारे लोग इस इलाके के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, यानी गवादर की कीमती तरीन जगह जो मुस्तकबिल में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए और हर किस्म के काम के लिए मुस्तकबिल में सबसे अहम जो जगह होगी वो ये जगह होगी। यहाँ पे वो लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ से उनको दोनों तरफ का साहिल करीब पड़ता है। वो अगर दाएं जानिब जाते हैं तो ये साहिल भी उनके करीब पड़ता है, वो अगर दूसरी जानिब जाते हैं तो ये साहिल भी उनके करीब पड़ता है, और वो सामने गवादर को क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इस जगह के ऊपर वो रहते हैं और यहाँ से वो अपनी कश्तियों के ऊपर जाते हैं और जाके वो अपनी माहीगिरी करते हैं। गवादर के लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे जानबूझकर समंदर के अंदर आबी हयात को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि मकामी इंतज़ामिया या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमतें वो ये चाहती हैं कि ये इलाका खाली कर दिया जाए और ये जो 50-60 हज़ार की आबादी है ये यहाँ से जाकर किसी और जगह पे बस जाएं। उसके लिए इनको जगह देने के लिए भी कहा जाता है, पैसे देने के लिए भी कहा जाता है और इनको बहुत सारे मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इनको फ़ायदे पहुँचाने की लालच दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये माहीगीर अपना ये इलाका छोड़ने पर राज़ी नहीं होते। इस इलाके के ऊपर दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों की भी नज़र है और दुनिया के कई मुल्कों की भी नज़र है जो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं मुल्कों का नाम नहीं ले रहा। तो उस वजह से ये एरिया खाली करवाना है। ये एरिया तब तक खाली नहीं होगा जब तक इन माहीगीरों को समंदर से खुराक मिलती रहेगी, और अगर समंदर में खुराक ख़त्म हो गई तो फिर ये माहीगीर मजबूर हो जाएंगे और ये गरीब हो जाएंगे, इनको पैसा चाहिए होगा, तो उस वक्त इनको थोड़े थोड़े पैसे देकर यहाँ से हटाना शायद आसान हो जाएगा। तो इस किस्म का एक वहाँ पे तरीकाकार किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, जब किसी एरिया को खाली करवाना हो और बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत ताकतवर इदारों को, बहुत ताकतवर लोगों को उस जगह की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उन लोगों के लिए वहाँ रहना मुश्किल कर दिया जाता है,
उनके वसाइल वहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी जगह को एक्वायर करना हो तो उसके रास्ते बंद कर देते हैं चारों तरफ से। अब वो बंदा बेचारा इतना घूम घूम के आता है, परेशान होता है, तो एक दिन वो तंग आकर कहता है मेरी जगह आप खरीद लें। तो इसी तरह गवादर वालों को लगता है कि उनके लिए एक जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन वो क्योंकि मछेरे हैं, खुद जाल बिछाने का काम किया उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, तो उनको इस बात का माहीगीरों को आइडिया है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, मैंने आपके साथ शेयर किया। गवादर की सिचुएशन के ऊपर नज़र रखेंगे, आपके साथ आइंदा भी शेयर करते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।